नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नीतीश कुमार के उत्थान और पतन की कहानी की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। पहली कड़ी में आपने देखा कि कैसे 2005 से 15 तक नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार राज्य के फलक पर बल्कि पूरे देश के क्षितिज पर एक ऐसा शख्सियत बनकर के उभरे कि इनको सुशासन बाबू का नाम पड़ गया। चाहे वो क्राइम लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव करने के लिए स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो, एसटीएफ को प्रभावी बनाने की बात हो, महिलाओं के रिजर्वेशन की बात हो, पुलिस में भर्ती की बात हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात हो, पावर सिनेरियो की बात हो, रोड और ब्रिजेस के फ्लाईओवर्स के जाल बिछाने की बात हो, इन सबों ने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय फलक पर ला दिया। लेकिन कहते हैं न कि हर वो चीज़ जिसका उत्थान होता है उसका पतन सुनिश्चित होता है। लेकिन ऐसा मेटेरिक राइज और ऐसा डिजास्ट्रस डाउनफॉल ये कदाचित भारत के इतिहास में कम ही मिलता है। 2015 के बाद इनफैक्ट जिस दिन से इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा और फिर आरजेडी से फिर गठबंधन तोड़कर फ्लिप फ्लॉप यानी पलटी मारने का जो कार्यक्रम शुरू किया और एक बार इन पर पलटू राम का चस्पा लगा, सुशासन बाबू से पलटू राम, इसके बीच में बहुत बड़ी कहानी लिखी गई। अगर नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को एक दो शब्द में बताना हो तो ये सुशासन बाबू से पलटू राम और उसके बाद लाचार मुख्यमंत्री, ये तीन शब्दों में इनकी पूरी राजनीतिक विरासत को आप लिख सकते हैं। बहरहाल कुछ वैसे निर्णय पर आज बात करते हैं जिसने मुख्यमंत्री को बहुत अनपॉपुलर और बहुत ही डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए मजबूर कर दिया और अंततोगत्वा आज स्थिति ये हो गई है। सबसे पहला फेलियर जो बाद में साबित हुआ वो था इनका एक्साइज पॉलिसी। जब अप्रैल 2016 में इनको प्रधानमंत्री और गांधी बनने का किसी ने ख्वाब दिखाया तो इन्होंने पूरे राज्य में टोटल बैन कर दिया। शुरू में तो बड़ा जय जयकार हुआ, लेकिन मुझको याद है कि उस वक्त करीब 4,000 करोड़ का रेवेन्यू था और इसके पहले एक्साइज का ये आलम था कि इन्होंने एक ब्रेवरेज कॉरपोरेशन बनाया और ऐसा तंत्र फैलाया कि हर पंचायत में शराब की दुकान खुल गई। उसकी जब भद पिटने लगी तो उन्होंने कंप्लीट बैन कर दिया और इसके कारण 3 लेवल का फेलियर हुआ। पहला, पुलिस पर एडिशनल दबाव जिसके कारण क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर ये कॉम्प्रोमाइज हुआ, आज भी देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें कि अगर आप पुलिस एक्ट 1861 को पढ़िएगा तो उसका जो प्रियम्बल है, मैंने कई बार इस पर बात किया कि पुलिस का जो मेन काम है, मुख्य काम है, वो है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन एंड टेकिंग द केस टू द लॉजिकल कंक्लूजन। इतना ही काम है पुलिस का। इस लीकर पॉलिसी ने, एक्साइज पॉलिसी ने पुलिस को जहां एक और ओवरबर्डेंड कर दिया, वहीं पैसा कमाने का एक जरिया बना दिया। आज की तारीख में करीब 4 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए, 10 लाख लोग जेल गए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कौन सा कानून है। पूरा स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, जुडिशियल फैब्रिक को पूरा तार तार कर दिया। तो ये एक निर्णय था जिसने नीतीश कुमार को बर्बाद किया। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी आए, अलग मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं 10 कारण बता रहा हूँ, 10 निर्णय। इसके कारण अवैध शराब पी करके, नकली शराब पी करके मरने वाले, उसके बाद विधानसभा में बयान देना कि पिएगा तो मरेगा ही, ये सब उसी सीक्वेंस का काम। दूसरा, इस निर्णय ने बिहार में एक अजीब कॉकस बना दिया। इलीगल शराब का धंधा करने वाले लोग एक तरफ, उसके कैरियर्स, स्टूडेंट्स, लड़कियां, लड़के, बच्चे, ये दूसरा स्टेक होल्डर। तीसरा पुलिस, चौथा एक्साइज और पांचवा कोर्ट और उसके वकील। ये जो नेक्सस बना, इसने पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरे सोशल फैब्रिक को, पूरी जुडिशरी को, पूरे पुलिसिंग को तार तार कर। और आज जो क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, इसमें आप बेतहाशा वृद्धि देखते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। दूसरा, नीतीश कुमार ने माइग्रेशन को कभी सीरियसली नहीं लिया और एम्प्लॉयमेंट को। मुझको याद है भर्तियां लगभग बंद ही हो गई थी। उसके कारण, इनके इस हठधर्मिता के कारण मैसिव माइग्रेशन होना शुरू हो गया और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये तो बाद में अंतिम
जब 2024 का लोकसभा का चुनाव और 25 का जब विधानसभा का चुनाव या उसके पहले जब तेजस्वी ने इसको मुद्दा बनाया और प्रशांत किशोर ने, तब इनकी आँख खुली। तो मैं दूसरा फेलियर रहा इनका। पहला फेलियर मैंने बता दिया, लीकर पॉलिसी। दूसरा जो क्राइम में स्पर्ट हुआ है उसमें एक निर्णय को हम आज जरूर शामिल करेंगे, कोई हो सकता है हमसे सहमत हो ना हो। महिलाओं को जो आपने पुलिस में आरक्षण दिया, कांस्टेबल में, सिपाही भर्ती में, उसने पूरे पुलिस तंत्र की कमर तोड़ दी है। आप हमसे इत्तेफाक नहीं भी रख सकते हैं, मैं महिलाओं के एम्पावरमेंट पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। जिस तरीके से उसके फिजिकल फिटनेस को कॉम्प्रोमाइज़ किया और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती हुई कि मैं आपको पूरी जवाबदेही के साथ बता देता हूँ, आने वाले समय में पुलिस लाइन में मेजर स्कैम्स और ऐसे ऐसे न्यूज आएंगे जिसको बताना मुश्किल हो जाएगा। हमसे सीनियर IPS और बिहार पुलिस DSPs वगैरह, इंस्पेक्टर वगैरह मिलते रहते हैं और बताते हैं कि सर समस्या ये है कि उनको हाउस गार्ड में खपाया कहाँ जाए, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं भर्ती हो गई। हाउस गार्ड में किसी को बोलते हैं नहीं महिला मत दीजिए, स्कोर्ट में तो महिला नहीं दीजिए, बॉडीगार्ड में तो महिला नहीं दीजिए। स्थिति ये है कि अगर कानून व्यवस्था में या जनरल डेपुटेशन में अगर महिलाओं को लगाना पड़ता है तो 3 महिला पुलिस को कर्मी को भेजते हैं तो 2-3 ठो पुरुष को भी लगाना पड़ता है। जिलों में इतने तरह के पारिवारिक कठिनाई, पारिवारिक विवाद आ रहे हैं कलेक्टर SP के पास, जो अभी सरकार ने 7 निश्चय 3.0 में कहा है कि दरबार लगाइए और लोगों की समस्या सुनिए। उसमें पुलिस अधिकारियों की पत्नियां जा रही हैं और अजीब अजीब तरह की शिकायत कर रही हैं। थानों में जो महिला कर्मियों की पोस्टिंग हो रही है उसके चलते अजीब अजीब घटनाएं आ रही है। मैं उस पर बहुत एलाबोरेट नहीं करूँ। तो ये इनके पुलिस में डिजास्टर का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। पुलिस के कार्य क्षमता को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, पुलिस की छवि खराब हो रही है। और मैं अगर बिल्कुल क्रूड वर्ड में कहूँ, और पुलिस सिपाही भर्ती में भी जो मेल कर्मियों के साथ भी जो कॉम्प्रोमाइज हुए उसकी भी स्थिति बहुत खराब हो। आप अक्सर देखिएगा कि भीड़ में पुलिस कर्मी पिटा रहा है, राइफल छीन दे रहा है, दौड़ा दौड़ा के मार दे रहा है। अरे भाई, सिपाही या पुलिस को कॉम्बैट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसको आपने भर्ती के नाम पर बर्बाद किया। और पुलिस भर्ती बोर्ड में जिस तरह के लोगों को आपने चुना, सिंघल DG के रूप में बदनाम हुआ, उनकी पत्नी का नाम आ रहा है पैसा कमाने में, उनके और परिवार के सदस्य, हंसी का पात्र वह व्यक्ति हो गया DGP में। उसके बाद आप हटा के उसको सिपाही चयन परिषद का अध्यक्ष बनाए, वहाँ स्कैम हो गया। अभी इकोनॉमिक ऑफेंस जांच कर रहा है, लेकिन अब पुलिस माने मिला हुआ है तो उस पर चार्जशीट नहीं हो पाया, गिरफ्तारी उसकी नहीं हो पाई है। तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ, ये दूसरा कारण था। तीसरा, 15 तक तो ये इन चीज़ों में लगे रहे, इम्प्रूव करने में सिचुएशन, इनको समय भी नहीं मिला। लेकिन 15 के बाद जब इनको प्रधानमंत्री बनने का बीमारी हुआ तो जो एक क्षेत्र नेग्लेक्टेड रहा वो था उद्योगीकरण का। न तो सर्विस सेक्टर में और न तो सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग पर कोई काम नहीं। और उद्योग का मतलब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, और यहाँ पर कुछ एक, हालांकि उन्होंने एक पहल भी किया था, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बना था, लेकिन वो सब हाथी का दांत दिखाने का, खाने का कुछ और था, कुछ हुआ नहीं उसमें। तो ये 2-3 कारण मैंने बताया जिसके कारण मैसिव माइग्रेशन हो गया। इसके बाद जो 5वां कारण था, वो इतना मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इस बीच में होना शुरू हुआ। सरकारी नौकरी का अभाव, प्राइवेट नौकरियां मिलती नहीं है, उद्योग धंधा नहीं, बिजनेस के अवसर कमज़ोर। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ग स्टूडेंट्स का हो गया। इस कॉलेज की स्थिति खराब हो गई, मैं अगले बिंदु में बताता हूँ। तो ये मैसिव स्पर्ट हो गया क्राइम में और सोशल अनरेस्ट। छठा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा को 2015 के बाद से असर पड़ना शुरू हुआ और बर्बाद हो गई। हालांकि इसमें सिर्फ हम नीतीश कुमार को दोषी नहीं मानते। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, इसको बर्बाद किया नीतीश कुमार और उनके जो सलाहकार थे उन लोगों ने। और हायर एजुकेशन को बर्बाद करने में गवर्नर्स का बहुत बड़ा हाथ है। आप याद करिए, एक मदन मोहन झा थे, उन्होंने एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट दे दिया कि साहब हम लोग अगर मुखिया को दे दे अधिकार, नगर परिषद, नगर पंचायतों को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को दे दें तो वाहवाही हो जाएगी और डेमोक्रेटिक सिस्टम भी हो जाएगा और आपका वोट भी इंटैक्ट रहेगा। उसमें इतना वाहियात तरह के टीचर्स आ गए जिसने कमर ही तोड़ दी और बर्बाद कर दिया। और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में
वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर के बूटा सिंह से लेकर के देवानंद कुंवर से लेकर के फागू चौहान से लेकर के राजेंद्र आतेकर से सब अभी तक का भी इस सब लोगों ने महका दिया, जिसको बोलते हैं ना गंध दुर्गंध आने लगा। वाइस चांसलर की नियुक्ति में 2-2, 3-3 करोड़ रुपया, कॉलेजेस के प्रिंसिपल बनने के लिए 1-1, 2-2 करोड़ रुपया, और लूट काटा बन गया। अभी जो एक वाइस चांसलर है गया, उसके खिलाफ इतना आवाज उठ रहा है। इसको जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, इस सब ने हॉबनॉबिंग किया। मिनिस्टर अशोक चौधरी बहुत दिन मिनिस्टर भी रहे, शिक्षा मंत्री, तो गवर्नर, मंत्री, इस तरह के दलाल, इन सब का नेक्सस बन गया और शिक्षा को बर्बाद कर दिया। छठा, अब 15 में आरजेडी में आए, 17 में फिर बीजेपी में आए, 22 में फिर आरजेडी से मिले, 24 में फिर भाग गए। ये जो उछल कूद किया, ये 7वां कारण, इनकी क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो। तो अब टैग सीधा लग गया सुशासन बाबू से पलटू राम का। और एक समय में मुझको याद है, मैं किसी एयरपोर्ट पर ऐसे ही कुछ स्नैक्स वगैरह, कॉफ़ी वगैरह पी रहा था, तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि एक डिक्शनरी में नया शब्द आ गया है, नितिष्ठ, पलटी मारने का या धोखा देने का। तो यू हैव नितिष्ठ मी, यानी तुमने हमको धोखा दे दिया। ये हंसी के पात्र हो गए, इतने मीम्स बने और यह व्यक्ति हंसी का पात्र बन गया। नेक्स्ट रीजन है इनका करप्शन और ब्यूरोक्रेसी, मतलब 8वां और 9वां। ब्यूरोक्रेसी के संबंध में मैं आपको अलग से भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी इतना बता दें कि 2015 तक जो ब्यूरोक्रेसी इनके सामने टो पर खड़ा रहता था, 15 के बाद धीरे धीरे नीतीश कुमार को टो पर खड़ा कर दिया। और धीरे धीरे नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 5-7 ब्यूरोक्रेट्स का एक कॉटरी, एक कॉकस बन गया। उसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी मिल गए, ललन सिंह, संजय झा, संजय गांधी, तो कौन ललन सराफ, मैं पहचानता भी नहीं, जो नाम आता है, ये लोग मिल गए और इन सबों ने मिल कर के एक पावर सेंटर बना लिया एक अन्य मार्ग में। तब तक नीतीश कुमार के बारे में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं कि खाने में कुछ मिलाया या उनको आदत पड़ गई कुछ खाने की, तो धीरे धीरे उनकी यादाश्त, उनका जो फिजिकल हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगा। और अब तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि वो सही मानसिक अवस्था में नहीं है। तो ये जो कॉकस था, इसलिए हम याद रखिए, मैं बार बार इसको कोट करता हूँ इस किताब को, कि जिन कारणों से उत्थान होगा वही पतन होगा। 15 तक जिस ब्यूरोक्रेसी ने नीतीश कुमार को चमका दिया, पावर में इम्प्रूवमेंट के लिए ब्यूरोक्रेसी काम किया है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए ब्यूरोक्रेसी काम किया, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के लिए ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार हो गया, रोड, पुल, ब्रिजेज, 4 लेन, 6 लेन, बाईपास, ये जो ब्यूरोक्रेसी ने गवर्नेंस को ठीक किया, वही ब्यूरोक्रेसी का जब कॉकस बना तो धीरे 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 इनको घेरे में ले लिया। और इसका फलाफल ये हुआ, 9वां कारण वो ये कि 15 के बाद भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच शुरू हुआ, भ्रष्टाचार और जातिवादिता। कुछ जाति के लोग, जिसमें नीतीश कुमार के अपने जाति और बाकी अपर कास्ट में कुछ लोग मिल करके प्रशासन में, पुलिस में, जनरल सभी विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो दुकान खुला, भ्रष्टाचार का वो नंगा नाच हुआ। ग्रामीण विकास विभाग, मंत्री का पत्र वायरल हो रहा है कि कैसे ये पैसा लेकर के, पहले तो पैसा पोस्टिंग में लेता था, फिर हुआ कि उसको एनुअल रिन्यूअल होने लगा, फिर वो जब जिलों में जाता तो वहाँ पैसा की वसूली होली, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट हुआ, उसमें पैसे की वसूली शुरू हो। रोड डिपार्टमेंट का वही हेल्थ मिनिस्टर ने घिना दिया। राजस्व विभाग का कहना ही बेकार है। RWD में लूट मच गई, बिल्डिंग डिपार्टमेंट लूट लिया, बजट का 50% पैसा लूट होने लगा। तो करप्शन का ऐसा नंगा नाच ये पूरे देश में कहीं नहीं। और यही नीतीश कुमार 2015 के पहले स्पेशल विजिलेंस यूनिट, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बनाया, विजिलेंस ब्यूरो को एक्टिवेट किया था, और ये सब इसमें शामिल हुआ। और आज के तारीख में ये सभी सिर्फ आई वॉश करता है। वीडियो को पकड़ लिया, CEO को पकड़ लिया, इंजीनियर को पकड़ लिया, आज तक एक मंत्री नहीं पकड़ाया विजिलेंस से, इकोनॉमिक ऑफेंस से और स्पेशल विजिलेंस यूनिट से। न MLA, न मिनिस्टर, न टॉप ब्यूरोक्रेट,
और वो जो कॉकस बैठा हुआ था, हजारों करोड़ रुपए का लोग मालिक बने। एक एक आईएएस आपने देखा ना कि चार्टर प्लेन से घूम रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार उस स्थिति में ही नहीं। तो करप्शन का ये नंगा नाच हुआ। और इसका 10वां और अंतिम कारण ये हुआ कि इन्होंने जमीन के लेवल पर पूरे गवर्नेंस को बर्बाद कर दिया। एक निर्णय हुआ कि साहब ब्लॉक और अंचल से में रिसफलिंग की जाए, तो स्टेट सर्विसेज को हटाया गया, सुपरवाइजर्स को लगाया गया। वो पॉलिसी बहुत लेट से इम्प्लीमेंट हुई। तब तक नई नियुक्तियां होती, राजस्व कर्मचारी, सीआई, सुपरवाइजरी लोगों को बीडीओ सीओ बनाया, और जो गंध मचा वो धीरे धीरे संस्थागत हो गया। और अब तो स्थिति ये है कि प्रखंड, अंचल, अनुमंडल, जिला तक वही हालत हो गया। गवर्नेंस को बर्बाद करने में यही ब्यूरोक्रेसी का कॉटरी, इन लोगों ने पैसे लेकर के कलेक्टर, एसपी की पोस्टिंग, डीआईजी, आईजी की पोस्टिंग, यहाँ तक विभागों के अपर मुख्य सचिव में चलना शुरू हो गया पैसा। और इस सब मिला जुला करके बिहार के पूरे गवर्नेंस को खत्म कर दिया। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य गिरता गया, ब्यूरोक्रेट्स का प्रभाव बढ़ता गया। नीतीश कुमार अचेत होते गए, दलाल सचेत। नीतीश कुमार का गवर्नेंस का मॉडल गिरता गया और मिस गवर्नेंस का मॉडल उभरता गया। तो आप समझिए कि 2015 तक जहां ग्राफ नीतीश कुमार का ऐसे जा रहा था, 15 के बाद ऐसे आना शुरू हुआ और कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस उसी गति से बढ़ा। और आज का जो परिणाम है वो सबके सामने है। इसलिए नीतीश कुमार की राजनीतिक जीवन की जब कहानी कही जाएगी, लिखी जाएगी, तो इसमें इनकी जो ओबिचुरी है, इसको 2 भागों में बांटना होगा। और अगर ऐसा नहीं बांटा गया तो इनके साथ न्याय नहीं होगा। जब लिखा जाएगा इतिहास और जब इनके बारे में पढ़ा जाए, तो जिन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार बदनाम होंगे, उसमें क्वालिटी एजुकेशन को बर्बाद कर दिया इन्होंने। प्राइमरी से लेके हाई तक यूनिवर्सिटी सब खत्म। एग्जामिनेशन के स्कैम्स को लेकर के बहुत चर्चा हुई, हालांकि बाद में उसमें कुछ सुधार हुआ, लेकिन पेपर लीक परीक्षा भर्ती में ये नहीं संभल पाया। इसलिए नहीं संभल पाया कि जो नीतीश कुमार के नज़दीक लोग थे वो लोग सब इसमें इन्वॉल्व थे। इसके बाद माइग्रेशन ह्यूज समस्या रही, जिसको ये एड्रेस नहीं कर सके। अब तो स्थिति में भी नहीं है। औद्योगिकरण नहीं हुआ और इस राज्य में धीरे धीरे एक करप्शन का एक ऐसा साम्राज्य यहाँ बन गया है कि अब तो समझ में नहीं आता है कि यह साम्राज्य को कौन ठिकाने लगाएगा। बिहार के लोगों को चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। चिंता ये होनी चाहिए कि जो लीगेसी ये छोड़ के जा रहे हैं, उस लीगेसी को, जिसमें भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेसी का, कॉटरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी का बेलगाम होना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और खरीद फरोख्त का दुकान चल जाना, पूरा गवर्नेंस सिस्टम कोलैप्स कर जाना, पुलिस की व्यवस्था को बर्बाद कर देना, भ्रष्टाचार के हर लेवल पर भ्रष्टाचार का नग्न स्वरूप हो जाना, इन सबों को कैसे ठीक किया जाएगा। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि नीतीश के बाद नीतीश के जैसा कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री अभी बनेगा, ये संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। आप भाजपा में ही उठा के देख लीजिए, कौन लोग बनेंगे मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नितिन नवीन, नित्यानंद राय, कौन बनेगा? किसी में इतनी सलाहियत नहीं है जिन लोगों के नाम आ रहे हैं। इसीलिए बिहार को अब 3 बात बता के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बिहार को अब एक नए खेप की तलाश है, नेतृत्व के एक नए खेप की तलाश है, क्योंकि पहला खेप खत्म हो गया। जेपी के बाद जो खेप रामविलास, नीतीश, लालू के रूप में आया था, उसका अंत हो गया। तो बिहार को नेतृत्व के एक नए खेप की तलाश है। नंबर 2, बिहार को एक नई सोच वाले नेतृत्व की तलाश। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण वो ये कि बिहार के समाज में अब जागृति की जरूरत। इन सभी कारणों जिसकी चर्चा मैंने की थी, अगर ये 15 में बिहार की जनता पलट देती, मैंने कई बार कहा है, रोटी और सरकार पलटते रहिए, नहीं तो एक जलेगा दूसरा जला देगा। तो बिहार की जनता के बारे में अब पूरे देश में यह प्रचलित हो गया है कि इसको 5 किलो अनाज दो, 10,000 रुपया दो, इसका वोट खरीदो। और ये एक ऐसा कलंक है जो बिहार के लोग ही दूर कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्शन में, वोटिंग में अपने विवेक का, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का, गवर्नेंस का, करप्शन का, विकास का, अपने बच्चों की शिक्षा का, माइग्रेशन का
उद्योग धंधे का, व्यापार का, इन सबों का ख्याल किए बगैर अगर इन राजनीतिक दलालों के सेट किए गए नारों में फंसकर वोट देते रहिएगा, बिहार का कभी उद्धार नहीं होगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।